आज टॉपर टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं मोहित, जो कि जर्मन से ऑल इंडिया रैंक 1 है और जेएनयू में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। Okay, sir. Ja, mein Name ist Mohit Kumar. Ich komme aus Indien und bin 21 Jahre alt. Ich habe meinen Bachelorabschluss in deutscher Literatur und Sprache abgeschlossen. एक चीज रही है कि मुझे शुरू से नई चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने जर्मन लैंग्वेज को भी इतने ही इंटरेस्ट से चुना सर, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर मेरे प्रोफेसर्स ने। कैसे वो प्रिपरेशन करे ताकि उसका जेएनयू जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन हो पाए। तो हम्म। शुरुआत में वो चीजें पढ़नी काफी डिफिकल्ट और बोरिंग लगती हैं, लेकिन हम्म। अगर आप एक बार उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते जाओ तो वो काफी रास्ता आसान होते जाता है। तो मैंने सर शुरुआत वहां से कर दी थी, और सर वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। जब भी वो एनटीए ने रिजल्ट जारी किया तभी सर 204 में तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, लेकिन हाँ। रैंक वन आ जाना सर मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो अनएक्सपेक्टेड चीज थी सर। 204 मार्क्स आए थे, तो सर वो लोग तो काफी सरप्राइज हो गए, काफी खुश हो गए। पापा हमने एक्चुअली शादी में गए हुए थे, ये हम्म। न्यूज सुन करके जल्दी जल्दी सर घर आ गए। घर में अच्छा। बहुत खुशी का माहौल था। और सच में सर वो मुझे मोमेंट अभी भी याद है, बिकॉज कहीं ना कहीं सर चेंज मेरा भी एक लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम था सर, जो मैंने यूजी में जाने का सोचा था पर किसी कारणवश जा नहीं पाया अब तभी। और सर अभी 3 साल के बाद वो चीज वापस मिलनी सर मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना तो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्टोरिका के यूट्यूब चैनल पे। हम लगातार बच्चों के लिए उनके सब्जेक्ट के टॉपर्स का टॉपर सीरीज रख रहे हैं ताकि आप उनकी कहानी जान सकें, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, कौन कौन से वो बुक्स थे, कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म्स थे, कौन कौन से वो टेस्ट सीरीज थे, क्या क्या और मटेरियल उन्होंने फॉलो किया, ये जानने के लिए। और उनकी तैयारी, उनकी कहानी को जानकर आप अपनी कहानी को और बेहतर बना सकें, इसीलिए हम लोग ये टॉपर टॉक लाए हैं आपके लिए। और आज टॉपर टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं मोहित, जो कि जर्मन से ऑल इंडिया रैंक 1 है और जेएनयू में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। तो मोहित, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप दर्शकों को एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जरूर सर। हम्म। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका और हिस्टोरिका का मुझे ये मौका देने के लिए सर। हम्म। सर मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव मोकामा से आता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बड़ौदा द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से की है, और मेरा ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट जर्मन था। साथ ही साथ मैंने सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम में भी जर्मन स्टडीज के लिए एग्जाम दिया, जिसमें सर मुझे 204 मार्क्स आए। और सौभाग्यवश सर पता चला कि जेएनयू में रैंक वन आ हम्म। गया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको ये उपलब्धि के लिए, क्योंकि आपने एक बेंचमार्क सेट किया है और आपसे काफी लोग इंस्पायर होंगे। ये इंटरव्यू काफी लोग देखेंगे और उससे आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जर्मन। जर्मन में आप अपने बारे में बता सकते हैं क्या? जी जरूर जरूर सर, जरूर सर। सर मैं जर्मन में जरूर इंट्रोडक्शन दूंगा सर, जो भी जर्मन के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जी। जरूर वो समझ जाएंगे। Okay, so ja, mein Name ist Mohit Kumar. Ich komme aus Indien und bin 21 Jahre alt. Ich habe meinen Bachelorabschluss in deutscher Literatur und Sprache abgeschlossen und ich interessiere mich für Sprachen und Kultur. In meiner Freizeit lese ich gern, höre ich Musik und spiele ich oft Gitarre auch. Ja, das war meine Vorstellung. Ja, thank you, sir. नाइस। मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे जर्मन में बस यही समझ में आया कि माय नाम इज मोहित कुमार, बस इतना ही समझ आया। बाकी भी जी अच्छा सर था। जी। ठीक है, चलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, जर्मन एक सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि मेजर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाती हैं, वहां पे एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है जर्मन। एम आई राइट? जी जी सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। तो जर्मन की तैयारी क्या किया आपने? यूजी में आपका कैसा रहा? आप यूजी में काफी एक डिवोटेड स्टूडेंट थे, जर्मन का आपने बेस कैसे बनाया? और वहां से लेके आज AIR 1 तक की जो आपकी जर्नी रही है, उस पे एक बार आप प्रकाश डालिए। सर ये सब शुरुआत होती है सर 2022 से, जब मैंने चुना कि मैं अपने यूजी की पढ़ाई जर्मन लैंग्वेज में करूंगा। हम्म। तब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के रूप में एमएससी को चुना, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और हम्म। सर शुरुआत में तो बहुत नई चीज थी, पर मुझ में एक चीज रही है कि मुझे शुरू से नई चीजें करने में बहुत इंटरेस्ट रहा है।
तो मैंने जर्मन लैंग्वेज को भी इतने ही इंटरेस्ट से चुना सर, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर मेरे प्रोफेसर्स ने। मेरी जो प्रोफेसर थी सर, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ाया कि मुझे अपने आप में इस लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और सर सेकेंड ईयर आते आते जब मैंने जर्मन लिटरेचर को पढ़ा, जब मैंने जर्मन हिस्ट्री को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं सर ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी भी एक स्टूडेंट जो इस चीज को अच्छे से पढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। और हम्म। सर थर्ड ईयर आते आते मैंने डिसाइड किया कि मैं पीजी भी और अपनी फर्दर स्टडीज भी इसी लैंग्वेज में करना चाहूँ। नाइस, मतलब एक काफी साहसी कदम होता है लीग से हटके कुछ करने में। और खासकर हम यहाँ, आप जहाँ से आते हैं बिहार से, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनली चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और ऐसे जगह से आने के बाद फिर भी आपने चूज किया कि मैं लीग से हटके जाऊंगा, एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करूंगा, जर्मन को आपने चूज किया। यूजी काफी अच्छा रहा और फिर आपने ये हासिल कर लिया। तो एक बार आप अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि सीयूटी पीजी के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है, क्योंकि जेएनयू के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो कोई भी स्टूडेंट पीजी में अप्लाई कर सकता है ना जर्मन के लिए। जी सर, कर सकता है, पर उसको या तो डिप्लोमा चाहिए होगा, एडवांस डिप्लोमा, या फिर उसका लैंग्वेज या फिर ग्रेजुएशन में जर्मन बैचलर्स। होना चाहिए। जी ठीक है। सर जी। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किन बुक्स को, किन चीजों को कैसे फॉलो करे और कैसे वो प्रिपरेशन करे ताकि उसका जेएनयू जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन हो पाए। जी सर, सबसे पहले तो सर अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से थर्ड ईयर, जो लास्ट ईयर होता है ग्रेजुएशन का, या हम्म। फिर अब जो एनईपी के बच्चे आएंगे उनका फोर्थ ईयर, वहीं से शुरुआत होता है। सर मेरा भी जो सिलेबस था, जो भी मैंने जेएनयू के लिए एग्जाम दिया, सीयूटी में जो भी पेपर था, वो उन सब की शुरुआत मेरे थर्ड ईयर से हो गई थी। हम्म। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि ये आने वाला एक साल, वो पूरा जो लास्ट ईयर होता है उसके सिलेबस को अगर थॉरली पढ़ा जाए और डीपली पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं 60 to 70% का आंसर वही हो जाता है। क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है और लिटरेचर इतना वास्ट है कि उसको एक महीने या 2 महीने में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सर इसकी तैयारी लास्ट ईयर से हो। और बाकी जो भी बच्चे जिनके पास लास्ट के 2 महीने या एक महीने का समय है, उनको सर मेरे मानने में ऐसा करना चाहिए कि जो जर्मनी के बारे में कॉमन चीजें हैं, जैसे जो हर कंट्री के बारे में चीजें होती है, वहाँ की करेंसी क्या है, करंट गवर्नमेंट क्या है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो भी बाकी चीजें हैं वहाँ की फ्लोरा एंड फौना के बारे में, इन चीजों पर फोकस करना भी काफी जरूरी है। पर अगर सर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो थ्रू आउट द ईयर चलती है, जहाँ पर कि सिलेबस के हर टॉपिक को ना केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ा जाए, ना केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा जाए ग्रेजुएशन के, बल्कि उसे इंटरेस्ट लेकर जितना डीप में पढ़ा जाएगा अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप होगी। और वो चीज बहुत हेल्प करती है सर। नाइस। तो मुझे लगता है कि जर्मन एज ए सब्जेक्ट में जब कोई भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी के लिए एग्जाम देता होगा, तो कैटेगराइज होती होंगी सिलेबस। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट उसका होता होगा, जैसे कि आपने बता रहा कि उसका लिटरेचर, उसका हिस्ट्री, उसकी जो जी लिंग्विस्टिक्स चीजें होंगी। तो इन जी सब सर। चीजों को लेके स्पेसिफिक कैसे वो प्रिपेयर करे, इसके बारे में आप बताइएगा क्या, कैटेगरी वाइज या देख जो जी डिवीजन है उसका। हम्म। जी सर, मैं इसको थोड़ा टिपिकल टर्म्स के थ्रू समझाता हूँ, जो स्टूडेंट होंगे वो समझेंगे। जैसे हमारे इंग्लिश में भी और हिंदी लिटरेचर में भी, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश दोनों में ही एराज होते हैं सर। इनको हम्म। जर्मन में एपोखन बोला जाता है। ओके। उन एराज को काफी थॉरली पढ़ना, हम्म। और जो भी प्रोमिनेंट राइटर्स रहे हैं, जैसे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को उठाएं तो जैसे विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर्स हैं, वैसे ही जैसे हिंदी में प्रेमचंद जैसे राइटर्स हैं, हम्म। वैसे ही जर्मन में जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जो कि जैसे योहान वोल्फगांग फ्रॉम गोथे या फिर शिलर, ऐसे राइटर्स जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, इनके वर्क्स को पढ़ना। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि लास्ट के 1-2 महीने में सारे वर्क्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि लिटरेचर पार्ट को कवर करने के लिए उनके वर्क्स, उनकी टाइमिंग्स और उन वर्क्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जर्मनी का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी की जियोपॉलिटिकल कंडीशन इन द 20th सेंचुरी, इन चीजों को पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि रैंडम 4 प्रेसिडेंट्स का नाम दिया जाता है और उनको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम्म। जब तक कोई बच्चा इन चीजों को नहीं पढ़ेगा वो इसको नहीं कर पाएगा। तो सर ये बिल्कुल तैयारी, और जो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं, इन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को पढ़ने की तैयारी सर, वो तो ग्रामेटिकल बेसिस है। आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो आपको आपका ग्रामर शुरू से स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी अगर मैं टिपिकल चीजों की बात करूं तो जैसे हमारे इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, इन चीजों पे फोकस किया जाए। कुछ कुछ एग्जाम रिलेटेड स्पेशल वोकेबुलरीज होती है, इन पे फोकस किया जाए तो एग्जाम को क्लियर कर पाना काफी आसान होगा।
नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है। अब अपने बारे में आप कुछ बताएंगे कि इस प्रिपरेशन को आप कैसे आसानी से कर ले गए? आपके लिए ये प्रिपरेशन करना काफी आसान रहा या मुश्किल रहा? एग्जाम को कैसे आपने अटेम्प्ट किया? एग्जाम देने वक्त आपका माइंडसेट क्या था? ये सारी चीजें। जी सर। सर एग्जाम की तैयारी जैसा मैंने बताया, मेरे थर्ड ईयर की शुरुआत होते ही हो हम्म। गई थी। जब चूंकि सर मेरा जो यूनिवर्सिटी है और मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, काफी। उन्होंने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया था सर कि वो काफी वास्ट था। तो हम्म। शुरुआत में वो चीजें पढ़नी काफी डिफिकल्ट और बोरिंग लगती हैं, लेकिन हम्म। अगर आप एक बार उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते जाओ तो वो काफी रास्ता आसान होते जाता है। तो मैंने सर शुरुआत वहां से कर दी थी, और जब मैंने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया उसके बाद सर मैं थोड़ा और सीरियस होकर, जब मैंने टिपिकल चीजें बताई जैसे जर्मनी के बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन लेना, वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ की रिसेंट हिस्ट्री के बारे में, करंट पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, इन चीजों को मैंने जोर डालना शुरू किया। और सर लास्ट के 10-15 दिनों में मैंने फुल फोकस किया वहाँ के लिटरेरी वर्क्स पे। जैसे जो भी चीजें लिखी गई है, मतलब अगर आप देखो तो जर्मन लिटरेचर की शुरुआत होती है 1600 से, हम्म। 17th सेंचुरी की शुरुआत से। वहां से लेकर के अभी तक के जितने प्रोमिनेंट वर्क्स हैं उनको उठाया, उनके बारे में पढ़ा, किसने लिखा, कब लिखा, इन चीजों पर मैंने बहुत फोकस किया। और मैं मानता हूँ सर कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जर्मन में बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनके जिनके की स्टोरीज और पोएट्स को कहीं से भी पूछा जा सकती है। सर मेरी प्रिपरेशन ये थी। और सर एग्जाम के वक्त अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ, तो मैं ये माइंडसेट लेकर गया था सर कि मुझे 75 में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सही करने हैं। मैं एक बार इतना सही करूं, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा श्योर हो सकता हूं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। और दूसरा सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक आपके पास बेनिफिट है कि आपके पेपर में कोई लेंदी चीजें नहीं आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो आप जानते हो तो आप आंसर करते हो, वरना उसमें कुछ होता नहीं है करने के लिए। तो सर मैंने अपना 90 मिनट्स का पेपर और अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स में पूरा टच कर दिया था। और लास्ट के 40 मिनट्स मैंने रिवीजन के लिए, जो चीजें बच गई हैं उन पे फोकस करने के लिए। तो सर इसी माइंडसेट से मैं गया। 61 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, बाकी 14 मैंने छोड़ दिए। और सर जिसमें से कि मेरे 54 सही हुए। और जी सर 54 सही हुए थे। और मेरा यही टारगेट था सर कि मेरे को मिनिमम 50 सही करना। एग्जाम से बाद आने के बाद आपने क्या, मतलब क्या आपको लगा था कि क्या स्कोर आएगा या हो जाएगा या नहीं? क्या क्या लगा था आपको? सर मैं ये मान रहा था, मैंने जो अपने रिसर्च की थी पिछले बार तक की, उसमें हम्म। जेएनयू का जो कट ऑफ था, मुझे लग रहा था कि मैं 6-7 नंबर 8 नंबर उससे आगे हूँ। मुझे 180 से 190 के बीच की अपेक्षा थी। हम्म। यहाँ तक कि सब पेपर इस बार का काफी डिफिकल्ट है। यूजुअली सीओईटी पहले 105 मिनट्स का टाइम देता है, हाँ, पर इस इस बार बार से उसको 90। 105 मिनट करके 90 मिनट्स कर दिया। हम्म। तो सर मुझे एक चीज था कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम भी जाएगा, और कम मुझे जाएगा। 180 से 190 की अपेक्षा थी सर। बिल्कुल। लेकिन सर जब 204 देखा तो सर काफी संतुष्टि हुई कि हाँ इस बार एडमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रैंक 204 वन से का तो सर ज्यादा मैंने भी नहीं EIR सोचा था। रैंक 1 है ना? सर वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। जब भी वो एनटीए ने रिजल्ट जारी किया तभी सर 204 में तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, लेकिन हाँ। रैंक वन आ जाना सर मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो अनएक्सपेक्टेड चीज थी सर। चलिए, बहुत अच्छा है। और आप जाएंगे तो भी मतलब थोड़ा सा एक भौकाल सेट रहेगा आपका यूनिवर्सिटी में और डिपार्टमेंट में, है ना? और पेरेंट्स का जी क्या रिएक्शन था, कैसा रहा? कि उनके बारे में बताइए, जब उनको पता चला कि आपने ये कीर्तिमान अब हासिल कर लिया है। सर पेरेंट्स का रिएक्शन तो जब वो 204 मार्क्स आए थे तो सर वो लोग तो काफी सरप्राइज हो गए, काफी खुश हो गए। पापा मम्मी एक्चुअली शादी में गए हुए थे, ये हम्म। न्यूज सुन करके जल्दी जल्दी सर घर आ गए। घर में अच्छा। बहुत खुशी का माहौल था। और सच में सर वो मुझे मोमेंट अभी भी याद है, बिकॉज कहीं ना कहीं सर जेएनयू मेरा भी एक लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम था सर, जो मैंने यूजी में जाने का सोचा था पर किसी कारणवश जा नहीं पाया अब तभी। और सर अभी 3 साल के बाद वो चीज वापस मिलनी सर मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना तो सर हम लोग श्योर थे उस वक्त कि एडमिशन मिल जाएगा। पर सर जब रैंक वन आया तभी सर संजोग बस मैं ट्रेन में था। और जब मैंने घर कॉल किया सर, पापा और मम्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सर। दोनों खुशी से बहुत बहुत खुश थे सर। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं बता नहीं सकता हूँ सर, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाह, नाइस। ठीक है। एक चीज ये है कि सीट्स बहुत कम खाली होती है ना? चूंकि जी ये हम लोगों को पता है या जनरली कि जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं जेएनयू में वो 5 ईयर के होते हैं, है ना? यूजी पीजी इंटीग्रेटेड, ऐसा है ना? जी जी सर। तो जी जी। सीट्स जो पीजी में एडमिशन होता है वो कैसे होता है? और कितने सीट्स जर्मन में रहते हैं? सीट्स का जो एक बार डिवीजन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए स्टूडेंट्स को। सर ऐसे अगर आप जेएनयू प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो जर्मन दो स्पेशलाइजेशन में होता है वहाँ पे, एक ट्रांसलेशन स्टडी और एक लिटरेचर स्टडी।
तो सर मैं तो ट्रांसलेशन के लिए ओरिएंटेड था। ट्रांसलेशन में केवल 10 सीटें हैं और लिटरेचर में 19 सीटें हैं। पर इस बार जेएनयू ने उन दोनों कोर्सेज को मर्ज कर दिया है और एक ही कोर्स निकाल दिया है, जर्मन स्टडीज। और ओ, सर इस चीज को अभी तक पुख्ता नहीं किया गया है कि सीटों की संख्या 19 + 10 29 हुई है या फिर अभी तक 19 है। तो सर मेरे ख्याल से अगर उनको मर्ज करके किया है तो इस बार 29 सीटें हैं जेएनयू में, वरना सर 19 सीटें हैं, क्योंकि इन दोनों कोर्सेज को मर्ज कर दिया गया है। और सर देने का एक ही तरीका है, जिसको कि सीयूईटी पीजी के थ्रू ही आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और जेएनयू में कोई पीजी में ये सीट्स फिक्स होती है या फिर जो स्टूडेंट्स यूजी के दौरान खाली कर देते हैं, छोड़ देते हैं कोर्सेज को, उसके अकॉर्डिंग ये सीट्स डिटरमाइन की जाती है? नहीं सर, पीजी के डेडिकेटेड सीट्स भी होती है। और अब सर इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से भी अब मुझे लगता है सर, जहाँ तक मुझे पता है, हम्म। अब सर इवन जो जेएनयू के स्टूडेंट्स भी हैं जो यूजी में है, उनको भी सीयूईटी पीजी के लिए अपियर करना पड़ता है पीजी में एडमिशन लेने। बिकॉज सीयूईटी को शायद अब ऑल इंडिया के लिए मर्ज कर दिया गया है और शायद अब उसको हटा दिया गया हम्म। ओके, ठीक है। तो अब अपनी तरफ से आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में, तो वो आप बता सकते हैं। है। सर सब्जेक्ट के बारे में तो यही बताऊंगा कि सर लैंग्वेज कोर्सेज को और इन चीजों को ज्यादातर लोग समझते नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं हैं। पर जो भी स्टूडेंट्स इस दुविधा में है कि इनमें हायर स्टडीज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको मैं सर आपके चैनल के और वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हायर स्टडीज में जाना एक कभी भी गलत डिसीजन नहीं होता है। इससे आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखते हैं। इसके थ्रू अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, अगर आप चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इससे सर कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट सर हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, मैं उनको आपके वीडियो के थ्रू मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल जाएं। और किसी भी सब्जेक्ट को कभी लाइटली नहीं लिया जाता है, बिकॉज अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं तो हर फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आजकल की जो सर वेल रेप्यूटेड चीजें हैं उनमें भी शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज ना हो। हम्म। जैसे मैं अगर जर्मन की ही बात करूं, तो सर जर्मन में ही अगर आप जेएनयू से मास्टर्स करते हैं या फिर किसी भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं, तो सर काफी अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मिलती है। जैसे अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आप नेट जेआरएफ के लिए अपेयर कर सकते हैं, आप तो प्रोफेसर बन सकते हैं। आप एम्बेसीज का सेक्टर, जिन्हें लगता है कि ऐसी चीजों में केवल गवर्नमेंट जॉब्स कुछ भी नहीं है, इसके थ्रू सर एम्बेसीज का सेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इवन इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत जॉब्स। मेरे बहुत सारे दोस्त जो यूजी मेरे साथ जिन्होंने किया, वो लोग अभी जॉब पर और उनकी ठीक ठाक प्रेशर के हिसाब से अच्छी जा रही है। तो नाइस। सर बिल्कुल किसी भी कोर्स को सर अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। और सर बिल्कुल किसी भी कोर्स में अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन। बहुत अच्छा। ठीक है, मैं मेरा अगला सवाल यही था कि प्लेसमेंट या फिर क्या एक्सपोजर है आगे चल के, जिसका कि जवाब ऑलमोस्ट आपने दे दिया है ना? जी सर, जी सर। अब एक आखिरी सवाल ये है, क्या था आखिरी सवाल, मैं भूल गया, सोचा था। एक सेकंड रुक जाइए। जी सर। हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। तो जी अब सर। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि द हिस्टोरिका का क्या योगदान रहा है आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में, इसके बारे में कुछ बताइए। सर द हिस्टोरिका का इतना बड़ा योगदान रहा है एक्चुअली सर कि द हिस्टोरिका ने मुझे एनजाइटी में और एनजाइटी फ्रस्ट्रेशन से बचा लिया है। हम्म। मैं पूरे फॉर्म के दौरान जहां जहां भी अटका हूँ सर, मैंने मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन था कि मैं सीधे द हिस्टोरिका के नंबर पे कॉल करता था। और सर आपके विष्णु सर के द्वारा मुझे असिस्टेंस मिलती थी कि आप ये करो। और सर वन स्टॉप सॉल्यूशन कभी मुझे सोचना भी नहीं पड़ा कि सर जो बता रहे हैं ये सच होगा या गलत होगा, क्या सही होगा गलत होगा। मुझे ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं एक बार विश्वास के साथ कॉल करता था और सर जो भी बताते थे मैं उस चीज को जाके फॉर्म के दौरान फिल कर देता। पर तो लोग द बोलेंगे हिस्टोरिका कि का तो भाई बहुत बड़ा जर्मन रोल। का कोई रिलेशन ही नहीं है, जर्मन तो ऐसे नोन सब्जेक्ट नहीं है, काफी कम लोग बताते हैं, फिर ऐसा कैसे है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर जो भी जर्मन के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो के बाद तो उन्हें जरूर समझ में आएगा, जब उनको द हिस्टोरिका सब्जेक्ट्स मिलेगी तो सर बहुत जरूर समझ में आएगा। और मैं तो सर अभी भी बोलता हूँ, मैंने पहले भी मैसेज किया था सर को कि मैं द हिस्टोरिका के लिए जितना ग्रेटफुल हूँ सर, मैं शायद ही कभी हो पाऊंगा, मैं शायद ही कभी पे बैक कर पाऊंगा। क्योंकि सर उस दौरान जब कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा होता है और वो जो प्रॉब्लम्स जो फ्रस्ट्रेशन होती है सर बीच में, उससे सर बचा पाना सर हर किसी की बात नहीं है। और इतना सपोर्टिव होना सर हर कोई नहीं हो पाता। तो मैं तो वो बहुत दौर ही ग्रेटफुल ऐसा हूँ। होता है कि स्टूडेंट्स काफी थोड़े से भागम भाग में रहते हैं, पैनिक होते हैं, क्या होगा नहीं होगा। और उस वक्त मतलब हम काफी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये बात आप बता रहे हैं, हालांकि आपका भी ये हिस्टोरिका काफी स्टूडेंट्स का हेल्प करता है, बट सारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। ठीक है। और बहुत लोग
बोलते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बट हम भी ग्रेटफुल हैं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं और आपने ये कीर्तिमान हासिल किया। तो हम भी मतलब अपना धन्यवाद करते हैं कि हमने आपका हेल्प किया ताकि आप इतने अच्छे से सारी चीजें कर पाए। ठीक है। जरूर सर। तो इस इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर अभी तक ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपका भी धन्यवाद। हम जुड़े थे मोहित से। मोहित ने बताया अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, जर्मन एज ए सब्जेक्ट के बारे में, और उसके साथ साथ कैसे हमको इससे सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए इसके बारे में। इस तरह के काफी और भी टॉपर टॉक्स हमारे चैनल पे जा रहा है। तो उन सबको देखने के लिए आप द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं केशव था और मेरे साथ जुड़े हुए थे मोहित। बहुत बहुत धन्यवाद।